Hello students, myself Sachin Tiwari, your chemistry teacher. तो केमिकल काइनेटिक्स जो हमारा टॉपिक है, इसमें प्रीवियस वीडियोस आप देखेंगे, 4 वीडियोस ऑलरेडी अवेलेबल हैं। उसमें हमने फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स, जीरो ऑर्डर काइनेटिक्स, रेट कांस्टेंट, उनके कोरिलेशन, उनके डेरिवेशन, मैथमेटिकल इलस्ट्रेशंस एंड न्यूमेरिकल्स, ये सब कुछ डिस्क्राइब किया, बहुत अच्छे से सिखाने की कोशिश की। आप उनको देखेंगे। प्रेजेंट टाइम पे जब मैं इस वीडियो की मैं बात करना चाहता हूँ तो आपको नया टॉपिक में एंटर करना है और उसको कहते हैं कोलिजन थ्योरी। और कोलिजन थ्योरी में आप पढ़ते हैं आर्हेनियस इक्वेशन, एक्टिवेशन एनर्जी एंड एक्सेट्रा एक्सेट्रा, जो आप आगे इसमें देखेंगे। तो आपको समझना ये है कि अब ये कोलिजन थ्योरी आपको काइनेटिक्स में क्या समझाना चाहती है। तो इसको समझने के पहले चलिए आप एक ऑर्डिनरी सी थॉट डेवलप करिए। आप ऐसा सोचिए कि अगर कोई हर्डल रेस हो रही है और उसमें हजारों लोग पार्टिसिपेंट्स हैं। अब उस हर्डल रेस में क्या होगा, तो आप देखोगे कि पूरे रास्ते में हर्डल्स हैं, तो वही पार्टिसिपेंट आगे बढ़ पाएंगे जो उन हर्डल्स को क्रॉस करेंगे। क्लियर? जो क्रॉस नहीं कर पाएंगे वो पीछे रह जाएंगे, जो क्रॉस कर जाएंगे वो आगे बढ़ेंगे। और उन आगे बढ़ने वालों में से कोई फर्स्ट आएगा, कोई सेकंड आएगा, कोई थर्ड आएगा, लेकिन वो ये तय है कि फिनिशिंग लाइन तक जरूर पहुंचेंगे। ये तो आपके दिमाग में है, ये आप समझते हैं। बस इसी चीज को जो आपने अभी सुना और आप जो ऑलरेडी जानते हैं, इसी को साइंटिफिक अप्रोच में कन्वर्ट कर दें तो यही कोलिजन थ्योरी है। कैसे? देखिए, सबसे सिंपल बात कि जब कोई भी केमिकल रिएक्शन हो रही होती है तो ड्यूरिंग द केमिकल रिएक्शन when the reactant is changed into the product, तो आपको ये समझना होगा कि जब रिएक्टेंट प्रोडक्ट में बदल रहा है तो कभी भी 100% रिएक्टेंट 100% प्रोडक्ट में कन्वर्ट नहीं हो पाता इन सिंपल रिएक्शंस, बिकॉज द एफिशिएंसी ऑफ द रिएक्शन कांट बी 100%। किसी भी रिएक्शन की एफिशिएंसी 100% नहीं हो पाती। तो फिर यहाँ पर क्वेश्चन उठता है, इसको आप कहानी जैसे सुनिएगा। यहाँ पर एक क्वेश्चन उठता है, why all the reactants are not changed into the product during the chemical reaction। जब आपका ये क्वेश्चन उठता है तो फिर इसका आंसर ये होता है कि भाई ड्यूरिंग द केमिकल रिएक्शन जब रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा होता है और 100% रिएक्टेंट प्रोडक्ट में नहीं बदल रहा है, तो इसका मतलब कुछ हिस्सा तो बदल रहा है। ओके, तो होता क्या है कि ड्यूरिंग द रिएक्शन जो रिएक्टेंट मॉलिक्यूल होते हैं ये आपस में टक्कर करते हैं, कोलिजन करते हैं। क्लियर? इनका कोलिजन जब होता है यानी आपस में मूवमेंट होता है, कोलिजन होता है, तो ड्यूरिंग द कोलिजन ऑल द रिएक्टेंट्स कैन नॉट बी चेंज इनटू द प्रोडक्ट, बट ओनली द पार्ट ऑफ द रिएक्टेंट कैन बी चेंज इनटू द प्रोडक्ट, एंड दिस फ्रैक्शन ऑफ द टोटल अमाउंट ऑफ कोलिजन इज नोन एज कोलिजन फ्रीक्वेंसी। समझ में आया आपको? मैं ये कह रहा हूँ कि जब कोई भी रिएक्शन होगी तो रिएक्टेंट मॉलिक्यूल में जो कोलिजन होंगे तो उन कोलिजन में कुछ एक हिस्सा होगा और वो हिस्सा ही प्रोडक्ट में कन्वर्ट होगा। ये जो फ्रैक्शन ऑफ कोलिजन है इसको हम कहते हैं कोलिजन फ्रीक्वेंसी। इस कोलिजन फ्रीक्वेंसी को हम या तो कैपिटल ए से रिप्रेजेंट करते हैं या तो कैपिटल जेड से रिप्रेजेंट करते हैं, डिपेंड ऑन कंडीशन और डिपेंड ऑन बुक। जनरली ए से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है इसमें। अब आपको ये क्लियर हो गया कि यार टोटल कोलिजन का केवल एक हिस्सा ही इफेक्टिव होता है और वही प्रोडक्ट में कन्वर्ट होता है। तो आप बोलोगे अच्छा, तो ये कोलिजन फ्रीक्वेंसी एक फ्रैक्शन है जो कि रिएक्टेंट से प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा है। तो फिर एक क्वेश्चन उठेगा कि व्हाई ऑल द कोलिजन्स आर नॉट इफेक्टिव, सभी कोलिजन इफेक्टिव क्यों नहीं है? फिर ये क्वेश्चन का आंसर ढूंढना पड़ेगा। तब अपन ये बोलेंगे, इसको आप पुरानी जो भी मैंने कहानी बताई कि हर्डल रेस, उससे कंपेयर करिए कि व्हाई ऑल द पार्टिसिपेंट्स आर नॉट रीच एट द फिनिशिंग लाइन, सभी पार्टिसिपेंट फिनिशिंग लाइन पर क्यों नहीं पहुंच पाए? तो आप बोलोगे बिकॉज सम हर्डल्स आर इन द वे, सब हर्डल्स आर ड्यूरिंग द रेस।
तो इसका मतलब हुआ कि जैसे वहाँ रेस में कुछ हर्डल्स हैं, वैसे यहाँ भी कुछ फ्रैक्शन ही प्रोडक्ट में बदल रहा है, तो कुछ ना कुछ हर्डल तो जरूर है। तो इसका आंसर ये हो गया कि भाई कि सभी कोलिजन इफेक्टिव नहीं है, एक फ्रैक्शन ऑफ कोलिजन ही इफेक्टिव है। इसका मतलब हुआ कि ड्यूरिंग द रिएक्शन सम हर्डल्स और सम बैरियर, तो यहाँ पे आपको शब्द बैरियर यूज करना पड़ेगा, बैरियर बाधक, सम बैरियर्स आर प्रेजेंट। क्लियर? अब क्वेश्चन उठता है कि भाई ये तो हमको समझ में आ गया कि कुछ बैरियर है, ये कौन से बैरियर है? फिर आप इस क्वेश्चन का आंसर ढूंढिए। जब आप ये क्वेश्चंस जो आपके मन में आते जाएंगे, यही कोलिजन थ्योरी है। क्यों हुआ? तो आप आगे बढ़ते जाओगे और कंप्लीट होता है। चलिए, तो आगे बात आई कि भाई ये बैरियर कौन से हैं। तो ड्यूरिंग द रिएक्शन दो तरह के बैरियर होते हैं, एक एनर्जी बैरियर और एक ओरिएंटेशन बैरियर। एनर्जी बैरियर एंड ओरिएंटेशन बैरियर। क्लियर? पहला बैरियर की बात करते हैं, एनर्जी बैरियर। एनर्जी बैरियर को हम साइंटिफिक भाषा में थ्रेशोल्ड एनर्जी कहते हैं। थ्रेशोल्ड एनर्जी आपने सुना होगा। तो थ्रेशोल्ड एनर्जी एक नया शब्द आया कि भाई ये क्या है, THRESOLD, थ्रेशोल्ड एनर्जी। तो थ्रेशोल्ड का मतलब क्या होता है? मतलब थ्रेशोल्ड यानी लिमिट, सीमा। तो थ्रेशोल्ड एनर्जी का मतलब ये हुआ कि एक कंडीशन है, एक शर्त है कि रिएक्टेंट मॉलिक्यूल जिसके पास खुद अपनी इंडिविजुअल एनर्जी है, जिसको हम एंथैल्पी या फिर सम केसेस में इंटरनल एनर्जी बोलेंगे, रिएक्टेंट मॉलिक्यूल के पास अपनी खुद की एनर्जी है और वो एनर्जी के हिसाब से उसको प्रोडक्ट में कन्वर्ट करना है। तो आपको ध्यान देना होगा कि जब आप 11th में थे और इक्विलिब्रियम में ग्राफिकल फॉर्म पढ़ रहे थे, तो अगर मैं ये कहूँ कि यार कोई ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, लेट मान लो कि ये रिएक्टेंट के लिए है, सॉरी अपन कहें कि कोई ग्राफ बन रहा है और रिएक्टेंट प्रोडक्ट में बदल रहा है, तो होता क्या है कि रिएक्टेंट के पास अपनी तो एक एनर्जी है, लेकिन उसको एक लिमिट एनर्जी को टच या क्रॉस करना पड़ता है, ओवरकम करना पड़ता है। तो किसी भी रिएक्टेंट के पास जो कंटेंट एनर्जी है वो तो उसकी एंथैल्पी हो गई। अब रिएक्शन को प्रोसीड करने के लिए रिएक्टेंट मॉलिक्यूल मस्ट बी ओवरकम द सम कंडीशन ऑफ एनर्जी विच इज नोन एज थ्रेशोल्ड एनर्जी। तो थ्रेशोल्ड एनर्जी एक मिनिमम रिक्वायर्ड एनर्जी होती है जो रिएक्टेंट मॉलिक्यूल के पास होनी ही चाहिए, जिससे कि वो प्रोडक्ट में बदल सके। क्लियर? तो थ्रेशोल्ड एनर्जी is the minimum required energy which must be contained the colliding molecules of the reactant molecule to overcome या फिर to change into the product. क्लियर? तो क्लियर हो गई बात कि भाई हमें ये तो मालूम हो गया कि थ्रेशोल्ड एनर्जी एक लिमिट एनर्जी है which must be contained by the reactant molecules. क्लियर? अब हमको ये मालूम हो गया कि यार ये जो रिएक्टेंट मॉलिक्यूल की रेस चल रही है, इस रेस का जो हर्डल है, बैरियर है, वो एनर्जी बैरियर है, और उस एनर्जी बैरियर को हम कहते हैं क्या है? थ्रेशोल्ड एनर्जी। तो अब इसमें एक बात ये करते हैं कि अगर मैं ये कह रहा हूँ कि रिएक्शन हो रही है और ये थ्रेशोल्ड एनर्जी की लिमिट है, लेकिन रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स के पास केवल इतनी ही एनर्जी है, वो प्रोडक्ट में तभी बदल सकता है जब उसकी एनर्जी का लेवल ये हो। तो पहली इंपॉर्टेंट बात कि ये क्या है, तो रिएक्टेंट मॉलिक्यूल के पास जो पहले से कंटेंट एनर्जी है उसको हम इंटरनल एनर्जी बोलेंगे। उसको हम एंथैल्पी के फॉर्म पे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, डेल्टा एच के फॉर्म पे। अब इंपॉर्टेंट बात आई कि यार यहाँ से वहाँ तक जाने में अब कैसे करें। तो ये वैसे ही हो गया कि जैसे आप कहें कि कोई चीज़ को बॉईल करना है, तो बॉईल करना है तो कैसे करोगे? और उसका टेम्परेचर बढ़ाएंगे। इसका मतलब ये हुआ कि उस सब्सटेंस का बॉईल हो जाना डिपेंड करता है कि उसकी जो थ्रेशोल्ड है, उसकी जो लिमिट अमाउंट ऑफ रिक्वायर्ड एनर्जी है वो हुई कि नहीं हुई। तो जो अगर नहीं होती तो आप उसको बाहर से मदद करते हैं, उसको हीट करते हैं। जब हीट करते हैं, उसको टेम्परेचर देते हैं, तो अल्टीमेटली
वो एक फॉर्म बनाता है, एक नया प्रोडक्ट बनाता है। सिमिलरली यहाँ पर भी हम बोलेंगे कि अगर रिएक्शन मॉलिक्यूल के पास जो कंटेंट एनर्जी है वो डेल्टा एच एंथैल्पी है और उसको बैरियर को क्रॉस करना है तो बाहर से मदद करनी पड़ेगी। तो बाहर से मदद के लिए जो हम एनर्जी देते हैं उसको क्या कहते हैं, तो सुनिए, हम बाहर से जो एनर्जी दे रहे हैं वो एक्चुअल में किस पर्पज से दे रहे हैं, वो रिएक्टेंट मॉलिक्यूल को एक्टिव करने के लिए दे रहे हैं। जब एक्टिव करने के लिए दे रहे हैं इस एनर्जी को हम कहते हैं एक्टिवेशन एनर्जी, सक्रियण ऊर्जा, एक्टिवेशन एनर्जी। तो अब एक्टिवेशन एनर्जी क्या होगी, बोले यार ये जो डिफरेंस है, ये इस डिफरेंस को फिलअप करने के लिए हमको बाहर से एक एनर्जी देनी पड़ती है और उस एनर्जी को ही हम कहते हैं एक्टिवेशन एनर्जी। साइंटिफिकली अगर डिफाइन करें तो आप क्या बोलोगे, मिनिमम एक्सटर्नल required energy by the reactant molecule to overcome the threshold energy or energy barrier is known as activation energy. Activation energy का मतलब वो minimum external required energy जो reactant molecule को provide की जाती है to overcome the energy barrier or threshold energy. Clear? तो आपके पास दो एनर्जी कंसेप्ट हो गए, एक एक्टिवेशन एनर्जी और एक थ्रेशोल्ड एनर्जी। थ्रेशोल्ड एनर्जी इज द लिमिट एनर्जी विच मस्ट बी कंटेन्ड बाय द रिएक्टेंट मॉलिक्यूल टू कंप्लीट द रिएक्शन और चेंज इनटू द प्रोडक्ट, व्हाइल द एक्टिवेशन एनर्जी इज द अमाउंट ऑफ एनर्जी प्रोवाइडेड टू द रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स टू ओवरकम द एनर्जी बैरियर टू चेंज इनटू द स्टेबल प्रोडक्ट। क्लियर? तो अब हमारे पास ये कंसेप्ट क्लियर हो गया कि ड्यूरिंग द रिएक्शन एनर्जी बैरियर का कंसेप्ट होता है और ये एनर्जी बैरियर थ्रेशोल्ड एनर्जी है और इस थ्रेशोल्ड एनर्जी को ओवरकम करने के लिए बाहर से एक एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ एनर्जी प्रोवाइड की जाती है और इस एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ एनर्जी को हम कहते हैं एक्टिवेशन एनर्जी। इसको हम ग्राफिकली समझने की कोशिश करेंगे कि ये एक्टिवेशन एनर्जी को मैथमेटिकली कैसे समझते हैं, ग्राफ की भाषा में कैसे समझते हैं। तो आपको सबसे पहले ये क्लियर करना होगा कि एक्टिवेशन एनर्जी और थ्रेशोल्ड एनर्जी है क्या। तब तो ये क्लियर हो गया कि एक्टिवेशन एनर्जी वो एक्सटर्नल प्रोवाइडिंग एनर्जी है जो आप समझ गए। अब इसको हम अगर इक्वेशन को बनाने के पहले ग्राफिकली इसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं ये सीखने की कोशिश करें। तो देखिए आप, अगर मैं पहले ग्राफ की बात करूं तो इस पहले ग्राफ में आपको समझाया है कि भाई सिंपल सी चीज है, रिएक्टेंट प्रोडक्ट में बदलता है। जब रिएक्टेंट प्रोडक्ट में बदलता है तो रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स के इस रिएक्शन की जो टोटल एंथैल्पी है वो डेल्टा एच है। ये एवरेज पोटेंशियल एनर्जी है जो रिएक्टेंट मॉलिक्यूल या रिएक्शन में ऑलरेडी है। उसको लिमिट क्रॉस करना है ET यानी थ्रेशोल्ड एनर्जी, और उस थ्रेशोल्ड एनर्जी तक पहुंचने के लिए इतनी एनर्जी में काम चलेगा नहीं, तो उसको एक एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ एनर्जी प्रोवाइड कर रहे हैं और इस एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ एनर्जी को ही हम कहते हैं एक्टिवेशन एनर्जी। तो ये हो गई कि एक्टिवेशन एनर्जी। तो आपको इस ग्राफ में कुछ बातें क्लियर हो गई कि एक्टिवेशन एनर्जी क्या है, वो कि रिएक्टेंट मॉलिक्यूल जिसके पास एवरेज पोटेंशियल एनर्जी है फिर भी वो एनर्जी बैरियर को क्रॉस नहीं कर पा रहा है, तो हम ऐसे केस में उसको एक्सटर्नल सोर्स से एनर्जी प्रोवाइड करते हैं टू एक्टिवेट द रिएक्टेंट मॉलिक्यूल टू ओवरकम द एनर्जी बैरियर एंड चेंज इनटू द स्टेबल प्रोडक्ट। इसी को कहते हैं एक्टिवेशन एनर्जी। इस फॉर्म को अगर आप मैथमेटिकली समझो तो ये थ्रेशोल्ड एनर्जी लिमिट है और थ्रेशोल्ड एनर्जी दो एनर्जी का सम है, वो है एक्टिवेशन एनर्जी और एंथैल्पी चेंज। यानी थ्रेशोल्ड एनर्जी इज इक्वल टू एक्टिवेशन एनर्जी प्लस एंथैल्पी चेंज। यानी एक्टिवेशन एनर्जी अगर निकालना होगा तो वो होगा थ्रेशोल्ड एनर्जी माइनस एंथैल्पी चेंज। तो ड्यूरिंग द रिएक्शन आपको ये मैथमेटिक्स इसकी समझनी होगी। बहुत सारे क्वेश्चन इससे हैं कि जब कोई रिएक्शन हो रही होगी तो एक्टिवेशन एनर्जी इज मैथमेटिकली इक्वल टू डिफरेंस ऑफ थ्रेशोल्ड एनर्जी एंड एंथैल्पी चेंज। या फिर आप ये कह सकते हो कि द थ्रेशोल्ड एनर्जी ऑफ द रिएक्शन इज ऑलवेज इक्वल टू द सम ऑफ एक्टिवेशन एनर्जी एंड एंथैल्पी चेंज। क्लियर? अब यही चीज जब आप पढ़ते हो तो इसको आप दो टाइप के रिएक्शंस पढ़ते हैं थर्मोडायनेमिकली।
एक होती है एक्सोथर्मिक और एक होती है एंडोथर्मिक। इन सब चीज़ों के बारे में आप थोड़ा थोड़ा समझते होंगे कि एक्सोथर्मिक का मतलब है ऐसी रिएक्शन जो एनर्जी रिलीज कर रही हो, एंडोथर्मिक जो एनर्जी एब्जॉर्ब कर रही हो। अब इन दोनों टाइप की रिएक्शन को अगर ग्राफिकली हम समझाना चाहें कि यार आखिर ये रिएक्शंस हो तो रही हैं, अभी क्या प्रोसीजर करके हो रही हैं और एक्टिवेशन और थ्रेशोल्ड का इसमें क्या कंसेप्ट है, तो आप इसको देखें। लेट मैं पहला एग्जांपल ले रहा हूँ और वो है एक्सोथर्मिक रिएक्शन। एक्सोथर्मिक रिएक्शन सुनते ही आपके दिमाग में आ जाता है कि ये ऐसी रिएक्शन होती हैं जिनका एंथैल्पी चेंज हमेशा नेगेटिव होता है। एंथैल्पी चेंज नेगेटिव होता है का अर्थ हुआ कि एंथैल्पी जो डेल्टा एच की वैल्यू है वो एच प्रोडक्ट माइनस एच रिएक्टेंट है, यानी एंथैल्पी ऑफ प्रोडक्ट माइनस एंथैल्पी ऑफ रिएक्टेंट है। अगर डेल्टा एच की वैल्यू नेगेटिव आ रही है तो अंडरस्टूड है कि रिएक्टेंट की एंथैल्पी चेंज ज़्यादा होगी। तो अगर डेल्टा एच की वैल्यू नेगेटिव आ रही है तो ये तो क्लियर हो गया कि ऐसे केस में अगर डेल्टा एच एच प्रोडक्ट माइनस एच रिएक्टेंट होता है तो फॉर ऑल द एक्सोथर्मिक रिएक्शन डेल्टा एच अगर नेगेटिव है तो रिएक्टेंट की एंथैल्पी का वैल्यू प्रोडक्ट से ज़्यादा होगा। तो ग्राफ में आपको यही करना है कि रिएक्टेंट हायर वैल्यू है, प्रोडक्ट लोअर वैल्यू। रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बदलता है। ग्राफ में आपको थोड़ी सी प्रिकॉशन रखनी होगी कि ग्राफ में रिएक्टेंट को पहले सॉलिड लाइन में बनाना है और फिर डॉटेड बनाना है। प्रोडक्ट को डायरेक्ट डॉटेड बनाना है लास्ट में, जब वो अपना प्रोडक्ट का एक्सिस आके उससे मिले तो वो सॉलिड लाइन होगा। दोनों का डिफरेंस डेल्टा एच है जो कि नेगेटिव वैल्यू है। अब इतनी रिएक्शन में रिएक्टेंट प्रोडक्ट में बदलना है तो डेल्टा एच इतनी सफिशियंट एनर्जी नहीं है कि वो रिएक्टेंट को प्रोडक्ट में बदल सके, इसलिए मैं बाहर से उसको एनर्जी दे रहा हूँ और उस बाहर से दी जाने वाली एनर्जी को मैंने कहा क्या, एक्टिवेशन एनर्जी। ये तो आपको समझ में आ गया। और उसकी लिमिट एनर्जी जो है वो है थ्रेशोल्ड एनर्जी। अब आपको ये भी मालूम है कि थ्रेशोल्ड एनर्जी एक्टिवेशन एनर्जी और डेल्टा एच का सम है। यहाँ पर डेल्टा एच की वैल्यू नेगेटिव है। अब आप जब रिएक्टेंट टू प्रोडक्ट कन्वर्जन कर रहे होते हैं तो आपको ये मालूम होता है कि अगर मैं इसको इक्विलिब्रियम कंडीशन को कैरी करके चलूँ तो एक फॉरवर्ड रिएक्शन होती है और एक बैकवर्ड रिएक्शन होती है। तो जो ये आपको फ्रंट में मिल रहा है ये पहले मिल रहा है रिएक्टेंट टू प्रोडक्ट, कॉमन सेंस है, ये फॉरवर्ड डायरेक्ट रिएक्शन की एक्टिवेशन एनर्जी है। और फॉरवर्ड की एक्टिवेशन एनर्जी आप यहाँ रिएक्टेंट टू थ्रेशोल्ड जाओगे तो EAF यानी एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन वो इतनी है। ग्राफ में ये समझना होगा क्योंकि इससे बहुत हैवी न्यूमेरिकल नहीं आते, ग्राफ बने हुए हैं, बस आपको ग्राफ में देख लेना है एनर्जी की वैल्यू क्या है, आंसर आ जाता है। लेकिन यही चीज़ जब प्रोडक्ट टू रिएक्टेंट आएगा तो बैकवर्ड रिएक्शन की एक्टिवेशन एनर्जी की वैल्यू इतनी होगी, यानी ई बैकवर्ड जो होगा वो एक्टिवेशन एनर्जी और प्लस एंथैल्पी चेंज होगा। बस इम्पोर्टेंट बात यह है कि यहाँ एंथैल्पी की वैल्यू नेगेटिव है। तो बहुत इम्पोर्टेंट है देखने में कौन चीज़ लंबी लाइन है, ये छोटी लाइन, लंबी लाइन, ये सब बुद्धि नहीं बैठाना है। आपको ग्राफ की मैथमेटिक्स और साइंस सिस्टम समझना है कि अगर मैं फॉरवर्ड रिएक्शन के लिए एक्टिवेशन एनर्जी का ग्राफ देखता हूँ फॉर एक्सोथर्मिक रिएक्शन तो ये है, और बैकवर्ड रिएक्शन के लिए ये है। यहाँ पे सबसे इम्पोर्टेंट है डेल्टा एच जो कि नेगेटिव है और एक्टिवेशन एनर्जी कंडीशनल जो वैल्यू दी जाएगी वो है। क्लियर? अब यही चीज़ अगर मैं बोलूँ कि एक्सो की जगह एंडो के लिए करो तो आप बोलोगे कि अगर एंडोथर्मिक रिएक्शन आएगी तब फिर सब कुछ वही रहेगा, बस थोड़ा सा ये चेंज आना है कि एंडोथर्मिक में डेल्टा एच की वैल्यू पॉजिटिव होनी है। अब एंथैल्पी चेंज अगर पॉजिटिव है तो डेल्टा एच इज इक्वल टू एच प्रोडक्ट माइनस एच रिएक्टेंट के हिसाब से ये तय हो गया कि प्रोडक्ट की एंथैल्पी वैल्यू ज़्यादा होगी, रिएक्टेंट की एंथैल्पी वैल्यू कम होगी। तो अब उसी ग्राफ में आपको थोड़ा सा चेंज करना है, प्रोडक्ट को हायर वैल्यू लेना है, रिएक्टेंट को लोअर वैल्यू लेना है। अब प्रोडक्ट और रिएक्टेंट में ये तो तय है कि रिएक्टेंट से ही प्रोडक्ट बनेगा, तो रिएक्टेंट से लेके जाइए आप थ्रेशोल्ड लिमिट को ओवरकम करते हुए फाइनली पहुंचिए प्रोडक्ट बनाइए। अब यहाँ पर जो EA फॉरवर्ड था लेकिन यहाँ का EA फॉरवर्ड बिल्कुल अलग है। यहाँ पे EA फॉरवर्ड एक्टिवेशन एनर्जी प्लस एंथैल्पी चेंज के बराबर है, वेयर द डेल्टा एच इज पॉजिटिव वैल्यू।
बस आपको यही ध्यान देना है कि कहाँ पे डेल्टा एच नेगेटिव है, कहाँ पॉजिटिव है, वैल्यू पे ध्यान नहीं, उसका साइन सबसे इम्पोर्टेंट होता है। क्योंकि 30 + 40 70 होता है, लेकिन 30 प्लस -40 अब -10 हो जाएगा, 70 तो नहीं होगा। तो आपको यही दिक्कत ध्यान रखनी होगी कि न्यूमेरिकल्स बहुत हैवी नहीं होंगे, आपको समझ ही नहीं है, और फिर जब ऑप्शंस आते हैं तब तो फिर आदमी मल्टी टैलेंटेड हो जाता है और फिर बहुत जल्दी आंसर आते हैं गलत गलत। तो क्लियर कंसेप्ट होना चाहिए। तो इसमें फॉरवर्ड रिएक्शन और बैकवर्ड रिएक्शन दोनों की एंथैल्पी का कोरिलेशन दिया है। इस ग्राफ को आप बुक से देखिए और बुक में समझने की कोशिश करिए। मैं जो बता रहा हूँ कि इम्पॉर्टेंट बात जो आपने कंक्लूजन निकाला वो ये कि जो थ्रेशोल्ड एनर्जी जनरल इक्वेशन होता है, उस थ्रेशोल्ड एनर्जी हमेशा एक्टिवेशन एनर्जी और एवरेज पोटेंशियल एनर्जी एंड एंथैल्पी चेंज के सम के बराबर होता है। या आप ये कहेंगे कि एक्टिवेशन एनर्जी इज द डिफरेंस बिटवीन द थ्रेशोल्ड एनर्जी एंड एंथैल्पी चेंज और एवरेज पोटेंशियल एनर्जी। For exothermic reaction, since the value of delta H is negative, therefore the total amount of reactant, total energy of reactant or enthalpy of the reactant is always higher than the enthalpy of the product. Therefore, in the graphical representation of the exothermic reaction, when in y-axis we arrange the energy of different component of the reaction, then it should be clear that the total amount of the energy of the reactant should be higher than the total amount of energy or enthalpy of the product. तो रिएक्टेंट का एंथैल्पी हमेशा अपर वैल्यू और प्रोडक्ट की लोअर वैल्यू होगी। फॉरवर्ड रिएक्शन और बैकवर्ड रिएक्शन आपको क्लियर हो गया कि फॉर एक्सोथर्मिक रिएक्शन फॉरवर्ड रिएक्शन की टोटल एक्टिवेशन एनर्जी कितनी आ रही है वो ग्राफ में आपको समझ में आ रहा है, और बैकवर्ड रिएक्शन के लिए कैसे आ रही है वो भी क्लियर है। इसमें आपको समझना बहुत इजी वे में है, और समझ लेने के बाद उसको आपको प्रॉपरली ग्राफिकल फॉर्म पे ऑब्जर्वेशन करके क्वेश्चन करने हैं। तो ये क्वेश्चन उन्हीं बच्चों को 100% सही बनते हैं जिनकी 3 बातें क्लियर होती है। पहला कि उनको ये मालूम होता है कि गिवन ग्राफ किसका है, क्योंकि क्वेश्चन में ये मेंशन नहीं होता। अगर मेंशन नहीं है कि एक्सो है कि एंडो है तो आप ग्राफ की अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। तो आप थर्मोडायनेमिक्स 11th में सीख के आए हो तो आपको पहली बात ये क्लियर होनी चाहिए कि ग्राफ को देख के मैं तुरंत पता कर लूँ कि एक्सो के लिए है कि एंडो के लिए। जब आप ये बातें क्लियर कर लेते हैं कि एक्सो के लिए है कि एंडो के लिए है, तब फिर अगला फॉर्म शुरू होता है। और अगली इम्पोर्टेंट बात आती है कि आप ये क्लियर कर पा रहे हैं कि एक्सो एंडो तो है, लेकिन साइन डेल्टा एच नेगेटिव है कि डेल्टा एच पॉजिटिव है, क्योंकि इसके आधार पे ही पूरे न्यूमेरिकल सॉल्व होते हैं। तो ये आपको क्लियर रखना होगा कि कोलिजन फ्रीक्वेंसी में एनर्जी बैरियर सबसे इम्पोर्टेंट फैक्टर है, और इस फैक्टर को हम पढ़ लेने के बाद बहुत ज़्यादा कंसेप्चुअली स्ट्रॉन्ग हो जाते हैं। क्लियर? नेक्स्ट, अब ये तो क्लियर हो गया कि कोलिजन थ्योरी हमको ये बता रही है कि सभी रिएक्टेंट 100% प्रोडक्ट में नहीं बदल रहे हैं, क्योंकि इसमें कुछ बैरियर है। हमने बात की ये बैरियर 2 तरह के हैं, एक एनर्जी बैरियर और एक ओरिएंटेशन बैरियर। ओरिएंटेशन बैरियर ये क्या है? तो आप इसको, ओरिएंटेशन का मतलब होता है अरेंजमेंट। अरेंजमेंट कैसे मॉलिक्यूल्स आपस में रीअरेंज हो रहे हैं। तो आप ऐसे समझो कि ड्यूरिंग द रिएक्शन अगर रिएक्टेंट मॉलिक्यूल आपस में जुड़ के प्रोडक्ट बनाते हैं तो तय बात है पहले रिएक्टेंट का बॉन्ड एसोसिएशन होगा, तो उसके जो मॉलिक्यूल है उनके एटम अलग अलग होंगे। फिर उसके बाद रीअरेंजमेंट होगा और डिफरेंट टाइप ऑफ एटम आपस में मिलकर प्रोडक्ट बनाएंगे और वो स्टेबल प्रोडक्ट कंसीडर होगा। तो इस ड्यूरिंग द प्रोसेस, इस प्रोसेस के दौरान होता क्या है कि 2 तरह के ओरिएंटेशन होते हैं, एक प्रॉपर और एक इनप्रॉपर। प्रॉपर ओरिएंटेशन का मतलब होता है कि जब बॉन्ड टूटने के बाद प्रोडक्ट में बॉन्ड फॉर्मेशन हो रहा होता है, तो ड्यूरिंग द बॉन्ड फॉर्मेशन अगर रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल जो केमिकल बॉन्डिंग के कंसेप्ट के हिसाब से आपस में अरेंज होके स्टेबल मॉलिक्यूल बना रहे होते हैं, तो हम उसको कहते हैं कि ये प्रॉपर ओरिएंटेशन है। और प्रॉपर ओरिएंटेशन अगर होगा तभी वो स्टेबल प्रोडक्ट बनाएगा। तो ड्यूरिंग द रिएक्शन
जो प्रॉपर ओरिएंटेशन है वो प्रोडक्ट बनाएगा, जो इनप्रॉपर ओरिएंटेशन है वो बाई प्रोडक्ट बनाएगा, एक्सट्रैक्ट बनाएगा, प्रेसिपिटेटेड फॉर्म अलग हो जाएगा। क्लियर? तो आपको इसमें दूसरा जो फैक्टर है ओरिएंटेशन फैक्टर, उसमें ज़्यादा मेहनत नहीं है, आप बहुत इजी वे में क्लियर कर सकते हो कि ड्यूरिंग द रिएक्शन एनर्जी बैरियर एंड ओरिएंटेशन बैरियर आर द टू ऑब्स्ट्रक्शन टू चेंज द रिएक्टेंट इन स्टेबल प्रोडक्ट। तो एनर्जी कंसेप्ट क्लियर हो गया। ओरिएंटेशन को आप बहुत इजी वे में थोड़ा सा समझने की कोशिश जरूर करिए, बहुत लेंदी चीज़ नहीं है और बहुत ज़्यादा एफिशिएंट भी नहीं है कि आप उसमें ज़्यादा इन्वॉल्व हों। क्लियर? तो मेरे ख्याल से कि अगर आप कोलिजन थ्योरी पे परफेक्ट हो तो आगे की बातें बनेंगी। बस आपको एक माइंड फ्रेम बना लो कि कोलिजन थ्योरी रटना नहीं है, आपको जो मैंने बताया कि वही कंसेप्ट क्लियर रखने हैं कि जब रेस होती है तो सभी लोग हर्डल क्रॉस नहीं कर पाते। हर्डल यानी जो बीच बीच में हर्डल रखे हैं, कुछ फंस जाएंगे, कुछ गिर जाएंगे, कुछ लोग पार कर जाएंगे, और जो लोग पार कर जाएंगे वही जाके फिनिशिंग लाइन को टच कर पाएंगे। बस वही कंसेप्ट कि भाई हर्डल कौन से हैं, कितने हिस्सा वहाँ गया, कितना हिस्सा यहाँ रह गया, तो अपन ये समझ गए कि जो फ्रैक्शन ऑफ टोटल कोलिजन स्टेबल प्रोडक्ट में बदलता है उसको कोलिजन फ्रीक्वेंसी कहते हैं, और उसको हम ए या जेड से रिप्रेजेंट करते हैं। और दो तरह के बैरियर है, एक एनर्जी बैरियर और एक ओरिएंटेशन बैरियर। क्लियर? चलिए, अगर हमको ये बातें क्लियर है तो यहाँ पर एक और शब्द आता है और वो होता है एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स। ये एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स क्या है? तो एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स का मतलब समझने के लिए जैसे मैं ये कहूँ कि लेट एक रिएक्शन हो रही है हाइड्रोजन प्लस आयोडीन इज इक्वल टू HI, तो आप बोलोगे कि अगर मैं इस ग्राफ में इसको समझाऊं, ये हाइड्रोजन और आयोडीन की रिएक्शन हो रही है और वो HI में बदल रहा है, तो तय बात है शुरू में क्या हुआ होगा, हाइड्रोजन और आयोडीन आपस में रिएक्शन करेंगे तो हाइड्रोजन के बॉन्ड टूटेगा, आयोडीन का भी बॉन्ड टूटेगा, फिर बॉन्ड टूटने के बाद उनका रीअरेंजमेंट होगा, और रीअरेंजमेंट होने के बाद वो HI में कन्वर्ट होंगे। तो जब ये बॉन्ड ब्रेक हो गया, तो बॉन्ड ब्रेक होने के बाद जो बॉन्ड फॉर्मेशन प्रोसेस शुरू हुई, वो थ्रेशोल्ड एनर्जी जो पीक लिमिट वैल्यू है, उस लिमिट वैल्यू को ओवरकम करने के बाद प्रोडक्ट कन्वर्जन के हिसाब से होती है। तो जो थ्रेशोल्ड एनर्जी है, उस थ्रेशोल्ड एनर्जी की लिमिट वैल्यू पर जो रिएक्टेंट मॉलिक्यूल में बॉन्ड एसोसिएशन होने के बाद बॉन्ड एसोसिएशन होता है और वो फाइनली प्रोडक्ट में बदलता है, तो उस अनस्टेबल कॉम्प्लेक्स को हम कहते हैं एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स। अब इसमें इमोशन नहीं लगाना है कि एक्टिवेटेड का मतलब बहुत एक्टिव है। एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स का मतलब हुआ कि जिसको हमने एक्टिवेशन एनर्जी प्रोवाइड की है और वो फाइनली स्टेबल प्रोडक्ट में कन्वर्ट होने वाला है। तो क्लियर? तो एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स का ग्राफिकल फॉर्म ऐसे होगा कि HH बॉन्ड टूट रहा है और II बॉन्ड टूट रहा है, लेकिन HI बॉन्ड बन रहा है। तो HI और HI का बॉन्ड फॉर्मेशन हो रहा है, जबकि HH का बॉन्ड डिसोसिएशन हो रहा है। तो ये जो हाइपोथेटिकल कंसेप्ट है, जो इनविजिबल है, इस हाइपोथेटिकल कंसेप्ट को हम ग्राफिकली थ्रेशोल्ड एनर्जी की पीक लिमिट पे रिप्रेजेंट कर देते हैं, और यही रिप्रेजेंटेशन कहलाता है एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स। क्लियर? तो अब आपको ये क्लियर हो गया कि during all the chemical reactions, when the reactant is changed into the product, then during the reaction bond dissociation of the reactant molecules take place. Then after by rearranging of the constituent atoms of the reactant molecule, new product is formed, and during the process at the range of activation threshold energy limit value, reactant molecules or atoms of the reactant molecules rearrange properly to overcome the barrier and change into the product. Then the state of
arrangement of the constituent atoms at the range of threshold energy is known as activated complex. यानी थ्रेशोल्ड एनर्जी की लिमिट वैल्यू पर जो हाइपोथेटिकली हम अरेंजमेंट एज्यूम करते हैं कि यहाँ पे रिएक्टेंट का बॉन्ड ब्रेक हुआ होगा, प्रोडक्ट का बॉन्ड बन रहा होगा, तो वो जो ब्रेक हो रहा होगा, वो बन रहा होगा कि जो हाइपोथेटिकल कंडीशन है वही एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स है। आई थिंक यू आर क्लियर नाउ। तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि ये बातें क्या है। तो कोलिजन थ्योरी और एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स का ये लॉजिक होता है। कोशिश करिए इसको समझने की, और समझने के बाद इसमें और आगे बढ़ते हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि ये सीख लेने के बाद अब हमको ज़रूरत पड़ती है, एक सबसे इम्पोर्टेंट कंसेप्ट है, वो है आरेनियस इक्वेशन। अब ये आरेनियस इक्वेशन क्या होता है, इसको कैसे सीखा जाता है, तो आगे इसमें देखते हैं हम और इसके बारे में बात करते हैं। तो क्लियर है। अब हमको स्टडी करनी है क्या, आरेनियस इक्वेशन। ये क्या होता है आरेनियस इक्वेशन? तो आरेनियस इक्वेशन जब हम पढ़ाई कर रहे होते हैं तो हमको पहले तो ये मालूम हो कि अभी तक पूरे चैप्टर में हमने क्या सीखा और उसको किस हिसाब से हमको स्टडी करनी है। क्लियर। अब आगे जब हमको पीछे की बातें बन रही हैं तो अब इसमें आगे इम्पोर्टेंट बात क्या है, तो आप सोचिए कि यार कोई रिएक्शन हो रही होती है तो रिएक्शन में जो रेट होता है और रेट कांस्टेंट होता है। रेट के बारे में तो हमने बहुत कुछ सीखा, रेट कांस्टेंट के हमने मैथमेटिक्स पढ़ी, लेकिन एक सबसे इम्पोर्टेंट बात, जो रिएक्शन का रेट कांस्टेंट होता है, रेट कांस्टेंट ऑफ द रिएक्शन चेंजेस ओनली विद द टेम्परेचर चेंज। किसी भी रिएक्शन का रेट कांस्टेंट हमेशा केवल और केवल टेम्परेचर चेंज के साथ ही चेंज होता है। ये रिएक्टेंट के कंसंट्रेशन पे डिपेंड नहीं करता। तो ये इंपॉर्टेंट कंसेप्ट कि क्या, कि रेट कांस्टेंट ऑफ एनी केमिकल रिएक्शन चेंजेस ओनली विद द चेंज ऑफ टेम्परेचर। ये कंसेप्ट का जो मैथमेटिकल इलस्ट्रेशन है ये मिला कैसे, उसी को कहते हैं आरेनियस इक्वेशन। तो आरेनियस इक्वेशन में पहली बात हो गई कि रिएक्शन के रेट कांस्टेंट, एक्टिवेशन एनर्जी और टेम्परेचर इन केल्विन के बीच का जो मैथमेटिकल रिलेशनशिप है वो है आरेनियस इक्वेशन। आरेनियस इक्वेशन एक एक्सपोनेंशियल इक्वेशन है जो कि प्री डिफाइंड है। आपको उसको यूज करके उसको इजी लैंग्वेज में कन्वर्ट कर देना है जिससे कि आप कैलकुलेशन में इन्वॉल्व हो पाए। क्लियर। तो आरेनियस इक्वेशन इज एक्सपोनेंशियल इक्वेशन एक्सप्लेन अबाउट द मैथमेटिकल कोरिलेशन बिटवीन द रेट कांस्टेंट ऑफ द रिएक्शन, टेम्परेचर ऑफ द रिएक्शन इन केल्विन यूनिट जनरली एंड एक्टिवेशन एनर्जी। किसी भी कंडीशन में आरेनियस इक्वेशन को रिप्रेजेंट करने के लिए हम जो कंसेप्ट यूज करते हैं वो ये कहते हैं कि किसी भी रिएक्शन का रेट कांस्टेंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है e टू द पावर माइनस ए अपॉन आर टी। ये आरेनियस का कंसेप्ट हुआ। तो जो k है उसको यहाँ पे कांस्टेंट ले लेंगे a e टू द पावर माइनस ई ए अपॉन आर टी। बहुत सारी बुक्स में यहाँ पर k की जगह z लिखते हैं माइनस ए अपॉन आर टी। ये आपकी ऊपर डिपेंड करता है कि आप k का यूज़ करना चाहते हैं कि z का यूज़ करना चाहते हैं। अगर आप k का यूज़ कर रहे हैं तो ये क्लियर हो गया कि सॉरी a का यूज़ कर रहे हैं या z का यूज़ कर रहे हैं, तो ये क्लियर है कि आपको कंसेप्ट क्लियर रखना है। ये ध्यान नहीं देना है कि अब हम किस चीज़ का यूज़ करें। आपकी बुक में जो रिकमेंडेड है, आपके टीचर जो यूज़ कर रहे हैं, एनसीईआरटी बेस्ड जो लोग पढ़ रहे हैं उस हिसाब से चलें। अब ये बातें हमको मालूम हो गई कि भाई ये मैथमेटिकल कोरिलेशन जो है वो आरेनियस इक्वेशन है, और आरेनियस इक्वेशन इज k इज इक्वल टू a e टू द पावर माइनस आर टी।
अब यहाँ पर कौन सी चीज क्या है, तो ध्यान दीजिए इस इक्वेशन में के रेट कांस्टेंट है, आप जानते हो। ए को हम कहते हैं कोलिजन फ्रीक्वेंसी, जो अभी चर्चा कर रहे थे, या इसको हम जेड से भी रिप्रेजेंट करते हैं, कोलिजन फ्रीक्वेंसी। कोलिजन फ्रीक्वेंसी क्या है, तो कोलिजन फ्रीक्वेंसी आप समझ गए हैं कि अगर कुल 100 कोलिजन हो रहे हैं और उसमें से 20 कोलिजन ही इफेक्टिव हैं जो रिएक्टेंट से प्रोडक्ट में कन्वर्ट होते हैं, तो ये जो फ्रैक्शन है यही कोलिजन फ्रीक्वेंसी है। यानी अगर मैं ये कहूँ कि टोटल नंबर ऑफ कोलिजन कैपिटल एन है और नंबर ऑफ कोलिजन विच चेंज इनटू स्टेबल प्रोडक्ट स्मॉल एन है, तो स्मॉल एन अपॉन कैपिटल एन, ये जो फ्रैक्शन मिलता है इसी को हम कहते हैं कोलिजन फ्रीक्वेंसी। यहाँ पर ये है, अब ये तो बच्चा जानने लगा है कि ये इज नोन एज एक्टिवेशन एनर्जी। क्लियर। यहाँ पर कैपिटल टी है, और मैंने पहले भी कई बार समझाया आपको कि केमिस्ट्री में जब स्मॉल टी अपन जनरली यूज करते हैं तो वो डिग्री सेल्सियस के लिए होता है, और कैपिटल टी का कन्वर्जन होगा तो हमेशा केल्विन में होगा, और केल्विन इज इक्वल टू डिग्री सेल्सियस प्लस 273 आपको करना होगा। यहाँ पर एक चीज और है, वो है कैपिटल आर, और कैपिटल आर तो सब जानते हो कि ये क्या है, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट। लेकिन ये यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट जब हम पढ़ रहे होते हैं तो आपको ये ध्यान रखना होगा, सबसे इंपॉर्टेंट बात कि यहाँ पे हमने ये लिया है एक्टिवेशन एनर्जी। अगर एक्टिवेशन एनर्जी जूल में है तो आप आर की वैल्यू 8.314 जूल पर मोल पर केल्विन लोगे। लेकिन अगर एक्टिवेशन एनर्जी गिवन है या आस्क्ड है किलो जूल पर मोल में, जनरली किलो जूल में ही होती है, तो ऐसे केस में आप क्या करोगे, आर की वैल्यू 8.314 इंटू 10⁻³ किलो जूल पर मोल पर केल्विन लोगे। ये प्रिकॉशन बहुत जरूरी है, ये बच्चों में बड़ा कंफ्यूजन होता है क्योंकि फिजिक्स में भी आप पढ़ते हो, केमिस्ट्री में भी पढ़ते हो, फिजिक्स में एसआई में चलता है, केमिस्ट्री में मोल कन्वर्जन कंडीशनल वैल्यूज और यूनिट के हिसाब से हम अलग अलग कंडीशन पे अलग अलग वैल्यू यूज कर रहे होते हैं। क्लियर। तो R is a universal gas constant when in any question value of activation energy is given in kilojoule per mole unit, then the value of R will be 8.314 10⁻³ kilojoule per mole per Kelvin। क्लियर। यहाँ पर ये जो पूरा फैक्टर यानी e⁻⁻⁸ e⁻⁻⁸ इसको हम कहते हैं बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, नहीं बोल्ट्जमैन कोएफिशिएंट। तो आर्हेनियस इक्वेशन हमको बता रहा है